हेलो स्टूडेंट, देखो हमारा टॉपिक चल रहा था न्यूटन के नियमों की निश्चितता, इन्वेरियंस ऑफ न्यूटन लॉ, जिसका फर्स्ट लॉ तो है ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने लेक्चर नंबर 11 में प्रूफ कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 12 होने वाला है हमारा, जो कि हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। न्यूटन के नियमों की जो निश्चितता है ना, उसका पार्ट 2 रहने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे और जो हमारा नियम नंबर सेकंड है और थर्ड है वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, सिद्ध कीजिए कि गैलीलियो रूपांतर में न्यूटन के नियमों की निश्चित होते हैं। तब आपको ये जो तीनों नियम है ना, मैंने जो थ्योरी लिखा रही है वो थ्योरी आपको लिख के आनी है वहाँ पे, ठीक है ना। तो समझते हैं कैसे लिखा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो द्वितीय नियम देखो हमारे पास क्या है, किसी पिंड के रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगे कार्यकारी बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती तथा बल की दिशा में होती है, अर्थात F बराबर dp/dt होता है। ये आप जानते ही हो कि इसे ऐसे बोलते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर तथा समानुपाती होती है, ठीक है। ये आपने क्लास 2 में पढ़ भी रखा होगा। तो ये हमारा क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। अब यहाँ P की जगह आप mv पुट करोगे तो देखो मास कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, dv/dt। इसे हम क्या कह सकते हैं, एक्सीलरेशन कह देते हैं, ठीक है। यहाँ से ma आ गया हमारे पास। अब हमें प्रूफ करना है कि भैया जो हम गैलीलियो रूपांतर प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए प्रूफ करना है क्या उसमें भी ये नियम लागू होता है, चेंज होता है या नहीं होता, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो तो मान लिया क्या कि यदि तंत्र S में कण पर लगने वाला बल हमने क्या मान लिया S, अगर निर्देश तंत्र हमारे पास S है ना तो बल कौन सा लग रहा है हमारे पास F है, तथा यदि निर्देश तंत्र हमारे पास S डैश है ना तो उसमें लगने वाला बल कौन सा है, F डैश होता है। अब देखो हमने ये करवाया था टॉपिक कि बल की गैलीलियो रूपांतर समीकरण निकाला था और वहाँ हमने देखा था कि भैया दोनों निर्देश तंत्रों में बल की वैल्यू सेम रहती है, मतलब F डैश इक्वल टू F आता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। इस समीकरण से हमें क्या दिखा, देखो इस समीकरण से क्या कंक्लूजन निकलता है वो देखो, अर्थात दोनों तंत्रों में कण पर लगने वाले बल का मान समान प्राप्त होता है। भैया जितना बल यहाँ लग रहा था ना उतना बल यहाँ लगेगा, यानी दोनों में क्या हुआ, यहाँ पे बल की वैल्यू समान आई। अब देखो समीकरण नंबर 1 में हम क्या करें, देखो हम जानते हैं, अभी हमने देखा कि चूंकि F बराबर क्या होता है, dp/dt होता है। अब F की वैल्यू ये है तो F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, dp, p की जगह बस डैश आ जाएगा, बाई dt आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू उठा के हम क्या रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दें। तो देखो वैल्यू क्या आ जाएगी कि F डैश के लिए तो भैया dp डैश आ जाएगा और F के लिए क्या आ जाएगा, dp/dt हो जाएगा। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, अब वो देखिए, अर्थात यहाँ से कंक्लूजन निकला कि दोनों तंत्रों में संवेग में परिवर्तन की दर समान होगी। यानी कि पहला क्या कह रहा है, भैया बल समान है, दूसरा क्या कह रहा है, संवेग में परिवर्तन की दर समान है। तो इससे हम लिख सकते हैं ना कि न्यूटन के नियम, द्वितीय नियम की निश्चितता सिद्ध होती है। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो भाई क्या कह रहा है, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या था, पढ़ो वापिस से, कि किसी पिंड के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले कार्यकारी बल के अनुक्रमानुपाती होती है। समझ में आया, या कह दो कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो लगाए गए बल के बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला F बराबर dp/dt, ये बार बराबर है, यानी F इसके बराबर, आप दोनों निर्देशों में संवेग में परिवर्तन की दर ही बराबर होगी। मतलब जितना संवेग पहले वाले में लग रहा था ना, संवेग में चेंज जितना पहले वाले में हो रहा था उतना ही वो का वही दूसरे में हो रहा है। मतलब भाई कुछ चेंजेस नहीं हुआ, वही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं, वही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं, दोनों में क्या हुआ, संवेग परिवर्तन की दर सेम है। इससे हमें क्या पता लगता है कि जो न्यूटन का दूसरा नियम है वो क्या होता है भैया, निश्चित होता है, यानी कॉन्स्टेंट, अपरिवर्तित रहता है। समझ में आया। अब देखो इसका थर्ड नियम डिस्कस करते हैं। थर्ड नियम में हमारे पास क्या, अगर आपको सेकंड समझ में आ गया तो इसी से रिलेटेड हमारा थर्ड होने वाला है। देखो थर्ड क्या है, थर्ड तृतीय नियम, हम जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के तुल्य तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या आप कह सकते हो कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये हम जानते हैं। अब इसे देखो, हम जानते हैं, हमने एक नियम पढ़ रखा है क्या, कि हम जानते हैं कि संवेग संरक्षण के नियम अनुसार, जब संवेग संरक्षण का नियम पढ़ रखा होगा, क्या होता है कि जब भी दो कणों की टक्कर से पूर्व कुल रेखीय संवेग का मान टक्कर के पश्चात कुल रेखीय संवेग के मान के बराबर होता है। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी पिंड, दो पिंड है, ठीक है, तो टक्कर से पहले जो इनका रेखीय संवेग होगा ना वो टक्कर के बाद के रेखीय संवेग के क्या होता है, बराबर होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, संवेग संरक्षण का नियम कर रहा है, ठीक है। अब हम एक चीज बताइए भाई, संवेग संरक्षण में टक्कर से पहले और टक्कर से बाद का नियम आप बोल रहे हो सर दोनों बराबर होते हैं, कैसे बराबर होते हैं, तो यहाँ हमने लिखा है क्या कि चूंकि टक्कर में कुल रेखीय संवेग तभी संरक्षित या नियत रह सकता है। मतलब भाई टोटल जो रेखीय संवेग आप बता रहे हो ना वो तभी कांस्टेंट रह सकता है, कब, जबकि क्रियात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक बल बराबर या विपरीत दिशा में हो। मतलब क्या है कि भैया यहाँ पे जो कह रहे हो ना आप, दोनों में टक्कर से पहले और टक्कर के बाद जो संवेग बराबर रह सकता है वो बराबर केवल एक ही कंडीशन में रह सकता है, कब रह सकता है कि भैया टक्कर से पहले जो बल यहाँ लगा, जिसे हमने क्या बोला, क्रियात्मक बल, क्या बोला, क्रियात्मक बल। टक्कर से पहले जो यहाँ बल लगा उसको हमने क्या बोलते हैं, क्रियात्मक बल, तथा टक्कर के बाद जो बल लगेगा उसको हमने क्या बोल दिया, प्रतिक्रियात्मक। भैया ये बराबर होना चाहिए, जितना पहले यहाँ लगा उतना बाद में यहाँ लगना चाहिए, और उसके अलावा उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, मतलब डायरेक्शन अलग हो जाइए, तभी हम कह सकते हैं कि रेखीय संवेग क्या होगा, संरक्षित या नियत रहता है, ठीक है।
यानी इससे प्रदर्शित क्या हुआ कि क्रिया, इससे हम कह सकते हैं क्या कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर है विपरीत दिशा में होती है। मतलब इससे हमने क्या पता लगा कि जितनी क्रिया मतलब जो इधर हुआ वही उधर भी हुआ और सेम डायरेक्शन में नहीं हुआ, बस अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब जितना यहाँ कुछ हुआ ना वो सारा का सारा यहाँ भी हुआ, बस फर्क क्या है दोनों में कि डायरेक्शन अपोजिट है। इससे अर्थात हम कह सकते हैं कि न्यूटन के तृतीय नियम की निश्चितता प्रतिबद्ध होती है। न्यूटन का तीसरा नियम यही तो कहता है कि जितनी क्रिया करोगे उतनी प्रतिक्रिया होगी। यदि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ भाई, जितनी क्रिया कर रहे हो उतनी तो प्रतिक्रिया हो रही है और विपरीत दिशा में हो रही है। यही हमारे पास क्या था, न्यूटन का थर्ड नियम था। अर्थात इससे हमारे पास क्या हो गया, न्यूटन का थर्ड नियम भी इसमें क्या हो गया, निश्चित प्रूफ हो गया हमारे पास। तो आप लिख देना जब आपके क्वेश्चन आए ना कि सिद्ध कीजिए कि न्यूटन के नियम निश्चित होते हैं, तो लास्ट में आप ये लाइन जरूर लिख के आना कि उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात होता है कि गैलीलियन रूपांतर में न्यूटन के जो नियम होते हैं वो निश्चित या अपरिवर्तित रहते हैं। इसी के साथ देखिए टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। और ये इस यूनिट में जब आप सिलेबस चेक करोगे तो आपको 1, 2 और 3 पार्ट में इसका सिलेबस डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। और यहाँ तक अगर आप पढ़ते हो तो इसका पार्ट जो फर्स्ट है ना, जो 3 पार्ट में सिलेबस डिवाइड कर रखा है, उसका पार्ट हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। देखो इसके नेक्स्ट पार्ट में या तो हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे या फिर हम करेंगे कि इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना।